आइए इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जो रहस्यों और रोमांच से भरा है। 2000 साल से भी पहले, जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी, एक युवा राजा ने एक ऐसा सपना देखा था जो उस समय लगभग नामुमकिन माना जाता था। पूरी दुनिया को जीतने का सपना। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम उस अद्भुत सफर पर चलेंगे जिसने प्राचीन दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वाकांक्षी शासक की। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में आज भी सबसे ऊंची आवाज में गूंजता है, सिकंदर, जिन्हें दुनिया सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। जरा सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में इस नौजवान ने एक ऐसा लक्ष्य तय किया जिसने आने वाली कई सदियों तक बड़े बड़े राजाओं और सेनापतियों को हैरान कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे इस युवा ने एक दशक से भी कम समय में इतनी तेजी से प्राचीन दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि साहस, जिद और सही शिक्षा की एक ऐसी बेमिसाल केस स्टडी है जिसे समझना आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। भाग 1, मैसिडोनियन राजा का उदय। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 356 ईसा पूर्व के मैसिडोनिया से, जहां एक नई ताकत आकार ले रही थी। सिकंदर के बारे में लोगों को अक्सर लगता है कि वो सिर्फ एक क्रूर और खतरनाक योद्धा थे, लेकिन सच तो कुछ और ही है। उनकी नींव बहुत गहरी और बौद्धिक थी। उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि महान दार्शनिक अरस्तू ने पढ़ाया था। दर्शनशास्त्र, विज्ञान और युद्ध नीति की इस शिक्षा ने सिकंदर को सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, बल्कि दुनिया को एक बहुत ही व्यापक और अलग नजरिए से समझना भी सिखाया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है अरस्तू की दी हुई ये शक्तिशाली सीख कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया उसके खूंखार युद्धों के लिए जानती है, उसकी असली ताकत वास्तव में इस गहरी दार्शनिक सोच से आई थी। यही विरोधाभास उन्हें बाकी सभी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। और फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 20 ये सिर्फ एक उम्र का आंकड़ा नहीं था, बल्कि सिकंदर के लिए एक बहुत बड़े संकट और अग्नि परीक्षा का समय था। पिता राजा फिलिप की अचानक मौत के बाद हालात एकदम गंभीर हो गए। कई दरबारियों और दुश्मनों को लगा कि ये नया राजा तो बहुत छोटा और अनुभवहीन है। लेकिन मात्र 20 साल की उम्र में सिकंदर ने गजब की समझदारी दिखाते हुए अपने सारे विरोधियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और मैसिडोनिया की गद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाग 2, फारसी साम्राज्य का पतन। यहाँ से सफर में एक जबरदस्त रफ्तार आती है जब इस युवा राजा की नज़र उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक फारस पर जा टिकी। फारस जैसी महाशक्ति से टकराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सिकंदर की सेनाओं ने इस्सस और गौगामेला के युद्ध जीतकर सचमुच इतिहास रच दिया। ये लड़ाइयाँ बेहतरीन सैन्य रणनीति का ऐसा शानदार नमूना थीं कि रातों रात ये युवा राजा दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्विवाद बादशाह बन गया। भाग 3, मिस्र में एक नायक। अब जंग के मैदान की चीख पुकार से थोड़ा दूर चलते हैं, क्योंकि मिस्र में सिकंदर को विजय का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिला। यहाँ उनका स्वागत किसी हमलावर की तरह नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में हुआ। मिस्र में ही सिकंदर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके गुरु अरस्तू की शिक्षाओं को जमीन पर उतार दिया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नाम के एक नए शहर की नींव रखी। ये सिर्फ जीत का कोई स्मारक नहीं था, बल्कि देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में ज्ञान, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। सच कहूं तो उनके इस एक फैसले ने वैश्विक संस्कृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 4, ज्ञात दुनिया के पार। अब आगे क्या? महत्वाकांक्षा की ये भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि 326 ईसा पूर्व तक आते आते सिकंदर की सेनाएं उस समय की दुनिया के नक्शे की आखिरी सीमाओं को भी पार कर गईं और भारत की तरफ निकल पड़ी। भारतीय उपमहाद्वीप में घुसते ही मैसिडोनिया की सेना का सामना एक ऐसे खौफ से हुआ जो उनके लिए पूरी तरह से नया था। मैदान में उनका आमना सामना हुआ राजा पोरस की विशाल सेना और तबाही मचाने वाले युद्धक हाथियों से। ये लड़ाई इतनी भयंकर और खूनी थी कि आज भी इसे इतिहास के सबसे खौफनाक युद्धों में गिना जाता है, जहां दोनों ही तरफ से गजब की बहादुरी देखने को मिली। और ये घटना बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि एक महान नेता केवल लड़ना ही नहीं, बल्कि सम्मान करना भी जानता है।
युद्ध में हारने के बाद जब राजा पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया और पूछा गया कि उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस का निडर और सीधा सा जवाब था, एक राजा की तरह। सिकंदर अपने इस हारे हुए दुश्मन के इस साहस से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने पोरस को उनका राज्य पूरे सम्मान के साथ वापस सौंप दिया। भाग 5 अमर विरासत। हर तेज भागती चीज को कभी न कभी रुकना ही पड़ता है। सिकंदर का ये विजय रथ भी आखिरकार रुक गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी दुश्मन की तलवार ने नहीं रोका, बल्कि उनके अपने ही थके हारे सैनिकों ने रोक दिया, जो अब और लड़ना नहीं चाहते थे और वापस बेबीलोन लौटना चाहते थे। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये एक इंसान की जिंदगी की वो रफ्तार है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 356 ईसा पूर्व में जन्म, महज 20 साल में राजा बनना, 326 ईसा पूर्व में भारत तक पहुंचना और फिर 323 ईसा पूर्व में सिर्फ 32 साल की बेहद कम उम्र में बेबीलोन में उनका निधन। गद्दी संभालने से लेकर मौत तक की ये सिर्फ 12 साल की दौड़ सचमुच इतिहास की सबसे चौंका देने वाली घटनाओं में से एक है। अगर हम भौगोलिक रूप से उनके साम्राज्य के फैलाव को देखें तो ये एक विशाल पजल के जुड़ने जैसा लगता है। मैसेडोनिया से निकलकर फारस के इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर लाना, फिर शांति से मिस्र तक पहुंचना और आखिर में सुदूर पूर्व में भारत की सीमाओं से टकराना, ये महज कुछ ही सालों के अंदर एक प्राचीन महाशक्ति के खड़े होने की क्रमिक कहानी है। सिकंदर सिर्फ कुछ जमीन के टुकड़े जीतकर नहीं चले गए, वो अपने पीछे एक अमर विरासत छोड़ गए। उन्होंने एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया जिसने पूर्व और पश्चिम को आपस में जोड़ दिया, कई अलग अलग देशों में ग्रीक संस्कृति और विचारों को फैलाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह हमेशा के लिए साबित कर दिया कि अगर किसी इंसान के अंदर बेखौफ साहस और अटूट महत्वाकांक्षा हो तो वो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर मैसेडोनिया की वो सेना कभी थकती ही नहीं, अगर उन्होंने आगे बढ़ने से कभी इनकार न किया होता, तो सिकंदर महान के इस साम्राज्य की सरहदें आखिर कहाँ जाकर खत्म होती? क्या इंसानी महत्वाकांक्षा की सच में कोई आखिरी सीमा होती भी है? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।